स्टूडेंट, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज़ दीक्षित कालरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी सारी की सारी लाइव क्लासेस इंस्टा पर चल रही हैं। अगर आपने मेरी कोई भी क्लासेस लेनी है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है KALRA कालरा INSTITUTE इंस्टीट्यूट 2016 कालरा इंस्टीट्यूट 2016। अगर आपको फिर भी कोई नॉर्मल डाउट आता है देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी। माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑल्सो सेम नंबर। माई व्हाट्सअप नंबर इज 8568000826 8568000826। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल इज ऑन दिस नेम ऑफ दीक्षित कालरा DIXIT दीक्षित KALRA कालरा। दीक्षित कालरा के नाम पे आप सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कोई भी अपना डाउट व्हाट्सएप पर भी या कॉल करके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? टुडे टॉपिक इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमने रिटर्न कैसे फाइल करनी है। अगर हमें जब रिटर्न फाइल करनी है सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि किस फॉर्म में भरनी चाहिए। अगर हमें फॉर्म ही नहीं पता होगा तो हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किस फॉर्म के अंडर हमने रिटर्न फाइल करनी है। अगर हमने गलत फॉर्म भर दिया तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पेनल्टी चार्ज हो सकती है और नोटिस ऑफ डिमांड आ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। हमने इस चीज़ की रिटर्न भरनी है तो हमें इस फॉर्म की ज़रूरत है। हम इस फॉर्म में रिटर्न फाइल करेंगे तो ही हमारी जो रिटर्न होगी वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज हमारी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है। क्लियर है? इसमें क्या होते हैं, इसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, मैंने एक जो पटेल कॉलेज की एक असाइनमेंट मिली थी उसके बीच में मैंने बताया था कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि उसमें जस्ट मैंने अब थोड़ा बहुत बताया था, ओवर किया था जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू का। ठीक है, लेकिन इसमें मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि रिटर्न्स के फॉर्म कौन कौन से थे, कौन कौन सा फॉर्म किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल 8 फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया ITR 1। ITR 1 होता है हमारा सैलरी के लिए। नेक्स्ट आता है ITR 2, एक आता है ITR 3, फिर आता है ITR 4, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 7, लास्ट आता है ITR V के नाम से। ITR V में क्या होता है, वो एक प्रकार की एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट लाइक रसीद होती है, रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट बोलते हैं। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो उसकी आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है। ITR V में क्या होता है, अगर आपने कोई डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर DS के थ्रू आपने अपनी रिटर्न फाइल की है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की है, देन आपका ITR V आएगा। मतलब एक एक्नॉलेजमेंट का भी काम करता है, इसमें एक रिसिप्ट निकलती है। बाकी तो आप मैनुअली भर सकते हो, लेकिन जो ITR V होता है वो आपका हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही जाता है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी फाइल कर रहे हो तो आपका जो फॉर्म होगा ITR V ही लगेगा। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आता है हमारा ITR 1। ITR 1 होता क्या है? जो ITR 1 होता है उसके बीच में जो रिटर्न फाइल होती है, अगर हमारी सैलरी की इनकम है, अगर हम सैलरी ले रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर से, इफ़ वी आर द एम्प्लॉई देन वी आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर हम एम्प्लॉयर से कोई भी सैलरी ले रहे हैं या हमें कोई पेंशन आ रही है, इफ़ वी आर द रिटायर्ड पर्सन, अगर हमें कोई पेंशन आ रही है तो भी हम ITR 1 भरेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, नॉट मोर देन वन, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, देन वी शुड फाइल रिटर्न इन द ITR फॉर्म नंबर 1। क्लियर है? इसमें क्या है, अगर आपने कोई भी लॉटरी इनकम अर्न की है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। क्लियर है? और इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने फॉरेन में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रखी है, या आपका
आउट ऑफ इंडिया कोई भी बैंक इंटरेस्ट है, किसी भी कंपनी में आपने शेयर ले रखा है, ठीक है, किसी भी कंपनी में आपने शेयर लगे, लेकिन आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूँ, या कोई भी आपने वहाँ पे कोई भी एसेट परचेज कर रखी है, देन दिस इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। आपको एक बार मैं पूरा रीड करा देता हूँ। इसमें एक और कंडीशन है कि आपकी मैक्सिमम जो इनकम है 50 लाख तक होनी चाहिए, इससे ऊपर होगी तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। क्लियर है? आपको एक बार सारा रीड करा देता हूँ ITR 1 होता क्या। फर्स्ट है क्या, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? अगर हमने रिटर्न फाइल करनी है इनकम की तो हमारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन से हैं? फॉर्म नंबर ITR 1। ITR 1 को हम सहज भी बोलते हैं, SAHAJ, सहज भी बोलते हैं, सहज फॉर्म, ठीक है। इसको मैनुअली फाइल कर सकते हो आप, ऑनलाइन भी जाता है, मैनुअली भी जाता है। फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेस सोर्सेज, ये छोड़ के अगर आपकी ये इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। एंड हैविंग टोटल इनकम ₹50 लाख, 50 लाख तक की इनकम है तो ही आप रिटर्न ITR 1 भर सकते हो, अगर ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। कौन कौन पर्सन है जो ITR 1 नहीं भर सकता? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट होना चाहिए एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। वो हैज़ एन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउट, अगर कोई रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसका आउटसाइड इंडिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो ITR 1 नहीं भर सकता। ही हैज़ क्लेम्ड एनी रिलीफ, अगर उसने 90, 90A या 91 के अंडर कोई रिलीफ क्लेम कर रखी है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। हैज़ लॉसेज अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपका वहाँ पे लॉस है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते, अगर अदर सोर्सेज में कोई भी लॉस है तो। क्लियर है? ये हो गया हमारा ITR 1। नेक्स्ट आता है ITR फॉर्म नंबर ITR 2 फॉर एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट फॉर्म ITR 1। कोई भी इंडिविजुअल जो ITR 1 नहीं भरता उसके लिए ITR 2 होता है, लेकिन और HUF हो, इंडिविजुअल हो, अगर वो ITR 1 नहीं भर पा रहा तो उसके लिए ITR 2 होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या होती है? डज नॉट हैविंग इनकम अंडर दी प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर उसका प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है तो ही वो ITR 2 भरेगा, और ITR 1 भी ना भर रहा हो और उसकी प्रोप्राइटरी इनकम भी ना हो, प्रोप्राइटरी बिजनेस मतलब उसका अपना खुद का बिजनेस ना हो तो वो ITR 2 भरेगा। उसकी 50 लाख से ऊपर हो लेकिन 50 लाख से कम ना हो, 50 लाख से कम होगी तो वो ITR 1 भरेगा। फॉर्म नंबर ITR 3, अगर फॉर अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल है या HUF है लेकिन वो ITR 1 और 2 में नहीं कवर हो रहा, ITR 1, 2 नहीं भर रहा, इट मीन्स उसकी प्रोप्राइटरी इनकम है और मतलब प्रोफेशन की इनकम है तो ही वो ITR 3 भरेगा। प्रोप्राइटरी इनकम नहीं है तो ITR 2 भरेगा, अदरवाइज ITR 1 भरेगा। अगर प्रोप्राइटरी इनकम है और 50 लाख से ऊपर इनकम हो रही है, वो ITR 1 और 2 नहीं भर रहा तो उसके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट था फॉर्म नंबर ITR 4। ITR 4 को हम सुगम भी बोलते हैं, SUGM, सुगम फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल HUF फॉर्म अदर देन LLP को छोड़ के, हैविंग इनकम अंडर दी हेड PGBP, जिसकी PGBP के अंडर इनकम आ रही है, एंड सच इनकम इज कंप्यूटेड एज पर प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा, पहले एक बार रीड कर लो। प्रिजम्पटिव बेसिस पे जिसकी इनकम होती है, प्रिजम्पटिव इनकम होती है तो वो ITR 4 भरता है। कौन कौन है जो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग एन एसेट, जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो ITR 4 नहीं भर सकता। ही क्लेम एनी रिलीफ अंडर, उसने 90 या 91 में कोई रिलीफ क्लेम कर रखी है, या उसकी कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है तो, मतलब एग्रीकल्चर इनकम है तो वो ITR 4 नहीं भर सकेगा। अगर ITR 4 अगर भरना हो तो उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो उसको ITR 3 भरना पड़ेगा। क्लियर है? अब ITR 1 आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ITR 2 में आपको बताया कि कोई भी पर्सन है लेकिन ITR 1 ना भर रहा हो तो उस केस में ITR 2 भर सकता है, लेकिन उसकी प्रोप्राइटरी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। थर्ड है ITR 3। ITR 3 में क्या बताया मैंने? कोई भी पर्सन जो ITR 1 या 2 नहीं भर रहा लेकिन उसकी इनकम प्रोप्राइटरी बिजनेस से है और उसकी 50 लाख से ऊपर है तो वो ITR 3 भर देगा। क्लियर है?
नेक्स्ट मैंने बोला ITR 4 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ITR 1 और 4 में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स फाइल होती हैं। ITR फॉर्म 4 को क्या बोलते हैं, सुगम फॉर्म भी बोलते हैं, SUGM सुगम फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी HUF, कोई भी फॉर्म अदर देन LLP को छोड़ के जिसकी PGBP इनकम है, LLP को छोड़ दो, कोई भी इंडिविजुअल HUF फॉर्म है जिसकी PGBP की इनकम है, ठीक है, मेनली इसमें इंडिविजुअल HUF ही कवर होते हैं, ठीक है। अगर उसकी PGBP प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और उनकी जो इनकम है प्रिजम्पटिव बेसिस का क्या होता है, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा प्रिजम्पटिव इनकम होता क्या है, सुनो ध्यान से। कोई भी पर्सन है बिजनेस चला रहा है, क्लियर है, जैसे नॉर्मल बिजनेस चला रहे हैं, नॉर्मल शॉप्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उनकी ना ज़्यादा अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मतलब हर प्रकार के लेजर्स मेंटेन करना, हर चीज़ मेंटेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लेजर जर्नल, ओनली जर्नल एंड कैश बुक, ये 2 बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। सिर्फ 2 बुक्स मेंटेन करके जितनी भी उनकी टोटल टर्नओवर होती है, टोटल टर्नओवर एक साल के अंदर जितनी भी टोटल सेल्स या टोटल रिसिप्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, वो हर चीज़ के क्रेडिटर्स, डेटर, हर चीज़ के वो अकाउंट नहीं बनाते, तो सिर्फ कैश बुक और जर्नल बना लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो जितनी भी उसकी टर्नओवर होती है वो एक नॉर्मल एजम्पशन लेके उसके ऊपर मिनिमम जो होता है 8% प्रॉफिट दिखा देते हैं। अगर उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट पे ही चेक किया, DD के बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनको मिनिमम 6% ऑफ द टर्नओवर उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर उनकी ट्रांजैक्शन अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं होती तो उनको 8% मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा ऑफ द ग्रोस रिसिप्ट्स और ग्रोस टर्नओवर। इसी को ही प्रिजम्पटिव बेसिस कहते हैं। अंडर सेक्शन 44AD के अंडर ये इनकम कवर होती है। इसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन करने नहीं पड़ते, मतलब रिकॉर्ड्स पूरे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक रफली बेसिस पे हम मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखा के हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्लियर। अब ITR 4 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता? ITR 4 वो फाइल नहीं कर सकता जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जिसने 1991 में रिलीफ क्लेम कर रखी है। एंड नेक्स्ट, अगर उसकी कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है, अगर उसकी 5000 तक है तो भर सकता है ITR 4, 5000 तक एग्रीकल्चर इनकम है, उससे ज़्यादा है तो वो ITR 4 नहीं फाइल कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट आपको पढ़वाता हूँ ITR 5, 6, 7 एंड ITR V। उसके एक बार पढ़वा देता हूँ, उसको मैं प्रॉपर तरीके से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले है ITR फॉर्म नंबर ITR 5। फॉर्म नंबर ITR 5 में क्या होता है, फॉर अ पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल और HUF नहीं है बट वो पर्सन है बट इंडिविजुअल और HUF नहीं है। इसमें क्या है, अगर कोई भी पर्सन है लेकिन इंडिविजुअल और HUF नहीं है, और पर्सन टू विच, मतलब इसमें क्या कवर होता है, जो इंडिविजुअल HUF में तो ITR 4 तक मैंने कवर कर दिए, इसमें पर्सन, लेकिन इसमें पर्सन में काफ़ी इंक्लूड होते हैं, कंपनी वगैरह सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें जो ITR 5 है वो कंपनी के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल और HUF के लिए भी नहीं है, बाकी अदर्स के लिए जो पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। टू विच ITR, जिसको कि ITR 7 अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर ITR 5 होता है। नेक्स्ट होता है ITR 6 फॉर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी, टू विच, कंपनी के लिए है लेकिन वो कंपनी के लिए नहीं है जिसके ऊपर ITR 7 अप्लाई होता है। क्लियर। फॉर्म नंबर ITR 7 फॉर अ पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज वेदर और नॉट रजिस्टर्ड है या नहीं है अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी 25 सेक्शन के 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हो या ना हो, रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139A, 139 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F। अगर इस सेक्शन के अंडर उसको रिटर्न फाइल करनी है तो वो ITR 7 भरेगा। 139 ये बाय मिस्टेक 134 लिखा हुआ है, 139 आना है यहाँ पे, ठीक है। 139 4A फॉर अ ट्रस्ट, 139 4B फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, 4C फॉर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, जो 4D होता है फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए होता है, 4E बिजनेस ट्रस्ट के लिए होता है, और 4F इन्वेस्टमेंट फंड होता है। 139 यहाँ पे 134 की जगह 139 आना है, ठीक है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ, क्लैरिकल मिस्टेक है। नेक्स्ट आता है
फॉर्म नंबर ITR V। ITR में क्या है, वेयर द डेटा ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर और विदाउट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अब इसमें क्या है, आपको मैंने ITR 4 तक क्लियर कर दिया। नेक्स्ट होता है ITR 5, ITR 6, ITR 7 एंड ITR V। ITR 5 होते हैं कोई भी पर्सन, ठीक है, नोट अ इंडिविजुअल और HUF, जो इंडिविजुअल भी नहीं है, HUF भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, उसके अलावा जो और पर्सन होते हैं, जिसके ऊपर जो और पर्सन होते हैं उनके ऊपर ITR 7 अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ही वो ITR 5 भरेगा। क्लियर। नेक्स्ट होता है ITR 6। ITR 6 में क्या होता है, कोई भी कंपनी, लेकिन वो कंपनी नहीं जिसके ऊपर ITR 7 अप्लाई हो रहा है। अगर ITR 7 अप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर ITR 6 नहीं भरा जाएगा। कोई भी कंपनी है उसके ऊपर ITR 6 तब अप्लाई होगा जब उसके ऊपर ITR 7 अप्लाई नहीं हो रहा। ITR 7 आपको क्लियर करूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस किस को ITR 7 अप्लाई होता है। अगर नहीं होता तो उसके ऊपर ITR 5 या ITR 6 अप्लाई होगा। ITR 7 किसके लिए अप्लाई होता है, वो कंपनीज जो कि अपनी रिटर्न 139 सबसेक्शन 4A, 139 सबसेक्शन 4B, 139 सबसेक्शन 4C, 139 सबसेक्शन 4D, 139 सबसेक्शन 4E एंड 139 सबसेक्शन 4F में फाइल करनी है। जिनकी इनकम इन सेक्शंस के अंडर आती है वो ITR फॉर्म नंबर ITR 7 फाइल करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले 4A में ट्रस्ट की रिटर्न फाइल होती है, 139 4B में पॉलिटिकल पार्टी की, 4C में रिसर्च एसोसिएशन और म्यूचुअल फंड की, 4D में फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, 4E में बिजनेस ट्रस्ट की, 4F में इन्वेस्टमेंट फंड की। ठीक है, ये ITR 7 की कंडीशंस थी। नेक्स्ट आता है फॉर्म नंबर ITR V। ITR में मैं आपको बताया कि जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र इन द सेंस हम इलेक्ट्रॉनिकली भाई, ये तो सारे हम मैनुअली भर सकते हैं, लेकिन जो ITR V होता है, ITR V में हमने सारा का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। मतलब हमने अपनी जो रिटर्न फाइल करनी है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर होगा या हम खुद अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, EVC आता है। EVC क्या होता है कि अगर कोई भी आपने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, आपने कोई भी रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें अगर आपका EVC आएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन होती है। जो ITR V में होता है वो डायरेक्ट सिर्फ वो होती है रिटर्न जो कि हमने डायरेक्ट सिर्फ रिटर्न फाइल की उसमें एक एक्नॉलेजमेंट निकल आई। ठीक है, अगर उसको आप वेरीफाई कर दोगे तो वो वेरीफाइड रिटर्न होती है, उसको आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उसमें कोई फॉर्म की रिक्वायर्ड होती नहीं है, चाहे फॉर्म निकालो चाहे नहीं निकालो। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया या डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाया तो आप उसको उसकी आप ITR 5 की रिसिप्ट निकाल के आप उसको बेंगलुरु में सेंड कर सकते हो। बेंगलुरु में सेंड किया जाता है इसकी हार्ड कॉपी को। ठीक है, तो ये हमारी ITR जो 5 है हमारी वहाँ पहुँच जाती है और प्रॉपर तरीके से हमारी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। क्लियर है, हमने सारे के सारे फॉर्म कर दिए। क्लियर, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको बता चुका हूँ 85680008। ओके, थैंक यू।